हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपके इस क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होता है उसका जनरल पेपर, ठीक है। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, आईसीटी के, रीजनिंग के और जीए के क्वेश्चंस, ठीक है। साथ ही मैं बता दूं कि डोमेन जो सब्जेक्ट है जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस आने हैं उसका सेट भी कल आ जाएगा। और दूसरी बात ये है लाइव क्लास में कम बच्चे होते हैं, इस वजह से इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पे डाल रही हूँ। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता तो इसको ऐसे क्वेश्चंस का जो इसी मोड में मतलब क्या करेंगे, लाइव क्लास में भी हम कर लेंगे आगे पेपर्स, ठीक है। तो वैसे डोमेन सब्जेक्ट में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, 65 आपके तो डोमेन सब्जेक्ट के होंगे जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी से रिलेटेड वगैरह, और उसके 5 क्वेश्चंस आपके होंगे एनईपी से, है ना। ये आपका फॉर्मेट है। तो इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ही ये 80 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो आप फिलहाल अगर आप ये सेट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट, तो आप इसको कर सकते हैं। और साथ ही में कमेंट सेक्शन में भी अपने टोटल नंबर बता सकते हैं कितने नंबर आए आपके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मैंने इसका नहीं रखा है क्योंकि फर्स्ट आपका ये प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसको। तो जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? जया वर्मा सिन्हा, सोमा मंडल, इसके अलावा है माधवीपुरी और रेखा शर्मा। इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बताइए कौन सा रहने वाला है। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके आप अपना आंसर देख सकते हैं क्या आंसर रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा साथ के साथ कि आप सही, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। इसका आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा जो करंट अफेयर्स में भी फीमेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फर्स्ट से रिलेटेड बात हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? यानी सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज इन विच स्टेट? वो कौन से स्टेट में है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर झारखंड में? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। और नाम है इसका सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इसका आंसर आपका रहने वाला है ओडिशा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, इसके तहत निम्नलिखित में से किसे समाहित किया गया? इनमें से किसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद। और कमेटी का नाम क्या है? सरदार सिंह कमेटी। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को, पंचायती राज को, न्यायाधीश के महाभियोग को या फिर मौलिक कर्तव्यों को? इसका करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया था, ठीक है। तो सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनमें से मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? व्हेन वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? पहले एशियन गेम्स जो थे वो कब हुए थे? 1951 में, 62 में, 68 में या फिर 70 में? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या रहने वाला है यहाँ पर। 1951, 1962, 1968 या फिर 1970? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1951, न्यू दिल्ली, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर एक तोप चलाई जाती है तो क्या होगा? ठीक है, इफ अ कैनन इज फायर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन क्या होगा उसके बाद? सभी ऋतुओं में ध्वनि जमीन पर सुनी जाएगी, जमीन या चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाएगी, वर्षा ऋतु में ध्वनि जमीन पर सुनी जाएगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको आप, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जमीन या चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि नहीं सुनी जाएगी। क्या? जमीन और चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि नहीं सुनी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। डूरेंट जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? ठीक है, डूरेंट लाइन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ विच टू कंट्रीज, कौन सी जो कंट्री है उनके बीच में सीमा रेखा है ये डूरेंट रेखा? भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहां पर इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। पहले जब पाकिस्तान इंडिया के साथ था, इंडिया में ऐड था, तब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन थी। फिर ये लाइन कहाँ चली गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास, है ना, के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैथोमीटर का उपयोग किसके मापने में होता है? यानी फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, किस चीज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए इस मीटर का प्रयोग किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, या फिर ध्वनि की तीव्रता? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, या फिर ध्वनि की तीव्रता? तो इसका आंसर यहां पर रहने वाला है समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैबिनेट लेवल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैबिनेट लेवल? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, या फिर विपक्ष का नेता? कैबिनेट स्तर का पूछा है आपको। ठीक है, तो कैबिनेट वर्ड एकदम ध्यान में रखिए, उसके बाद आंसर देना है। तो इसका आंसर यहाँ पर रहने वाला है लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी विपक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर उससे इनसे क्या बनता है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोला जा रहा है आपसे। विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? आपको बताना है करेक्ट आंसर। विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है इसका जनरल अवेयरनेस का, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है? या फिर आप कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी? एनीमिया, क्वाशियोरकोर, या फिर हाइपोथायराइडिज्म, इसके अलावा उपरोक्त सभी? बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ये रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकोर। ठीक है, क्वाशियोरकोर रोग। नेक्स्ट चलते हैं, अपना अगला पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से लिखती है। क्या? दोबारा से देखिए, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य है उसको किस प्रकार से लिखती है? विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ये जो उद्देश्य है वो किस क्षेत्र में आता है? कौशल, बोधन, संश्लेषण, या फिर विश्लेषण? कौशल, बोधन, संश्लेषण, या फिर विश्लेषण? एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक जो अनुदेशन है उसका उद्देश्य किस प्रकार से लिखती है? ये लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? वर्णन कर पाएंगे लोकतंत्र के अर्थ का। तो ये जो उद्देश्य है ये किस क्षेत्र में आता है? कौशल, बोधन, संश्लेषण, या फिर विश्लेषण? तो इसका आंसर आपका जाएगा बोधन। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू रेज मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी इनमें से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग, इसके बाद है विवर्धन यानी एनलार्जमेंट, कलेक्टर मौलिकता, या फिर एक्सप्लोरेशन अन्वेषणशीलता?
इनमें से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में, यानी जिसके अंदर जिज्ञासा की वजह से प्रश्न उठाने की क्षमता होती है, उसमें परिभाषित किया जा सकता है। उसको हम क्या इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए, क्रिटिकल है, एनलार्जमेंट है, कलेक्टर है, इसके अलावा एक्सप्लोरेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अन्वेषणशीलता, इसको क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? E.L. थ्रोनडाइक, जेरोम ब्रूनर, इवान पैवलव या फिर पाउलो फ्रेरे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? किसको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी लर्निंग का? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आप वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर अपना चेक कर सकते हैं इजिली, है ना? तो इसका आंसर रहने वाला है यहाँ पर जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, जेरोम ब्रूनर। शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक क्या है? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की यहाँ पर बात हो रही है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड है, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है, या फिर आपकी योग्यता आधारित विधि है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथड है, इसके अलावा सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड है, विषय केंद्रित है, या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड है, शिक्षक केंद्रित विधि है? बताइए इसका आंसर। डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है वो किस प्रकार की एक प्रदर्शन विधि जो है वो किस प्रकार से आप देखेंगे उसको, टीचिंग का कैसा एक मेथड है, पद्धति है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें ज्यादा जो कह सकते हैं कि एक्टिव कौन रहता है, इसमें काम ज्यादा किसका होता है? शिक्षार्थी केंद्रित होती है, योग्यता आधारित, विषय केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित विधि होती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी ये शिक्षक केंद्रित विधि है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 था, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? मतलब सिंपल सी बात है, स्कूल प्रबंधन समिति का काम इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, और ये मेंशन भी किया गया है शिक्षा का अधिकार एक्ट में। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? स्कूल विकास योजना तैयार करें, अनुदान के उपयोग की निगरानी, उसके बाद विद्यालय के कामकाज की निगरानी, या फिर माता पिता को अपने बच्चों की सजा देने के लिए प्रोत्साहन करना। एनकरेज पेरेंट्स टू पनिश देयर चाइल्ड। बताइए क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनकरेज कौन करता है? माता पिता को, ठीक है, कि बच्चों को सजा दें, बल्कि ये बोला जाता है कि उनको समझाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल और समुदाय के बीच में घनिष्ठ संबंध में मदद कर सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल और समुदाय के बीच में जो रिलेशन है, क्लोज लिंकेज है, उसको देख सकता है? यानी निम्नलिखित में से कौन स्कूल और समुदाय के बीच में घनिष्ठ संबंध में मदद कर सकता है? रेगुलर कम्युनिकेशन यानी नियमित तरीके से संचार, टीचिंग, गाइडिंग एंड एडवाइजिंग पेरेंट्स, माता पिता का मार्गदर्शन और सलाह देने वाले शिक्षक। बताइए, तो ये क्या है? स्कूल और एक लिंकेज का काम करेगा स्कूल और समुदाय के बीच में। ठीक है, तो बताइए ए आंसर सही रहेगा, बी, सी, डी, कौन सा सही रहेगा? ना तो एक ना दो, केवल सेकंड स्टेटमेंट, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट, या बोथ 1 और 2, एक और दो दोनों स्टेटमेंट? बताइए 6 का आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्कूल और समुदाय के बीच में घनिष्ठ संबंध में मदद कौन कर सकता है? नियमित संचार, या फिर ऐसे टीचर जो कि माता पिता का गाइडेंस भी दे उनको और उनको सलाह भी दे? तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बोथ 1 और 2 यानी कि एक और दो दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है इस चीज के लिए, सिनेरियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following is not one of these steps involved in decision making process? डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, यानी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन सा एक चरण इनमें से कोई एक शामिल नहीं है? ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर इसमें नहीं जाएगा। निर्णय ले या एक विकल्प चुने, वांछित परिणाम बदले, शोध और विकल्पों की पहचान करें, या फिर परिणामों का मूल्यांकन। इनमें से कौन सा इसके चरण में शामिल नहीं है? ये बताना है आपको आंसर।
मेक डिसीजन और चूज एन अल्टरनेटिव, चेंज द डिजायर्ड आउटकम, रिसर्च एंड आइडेंटिफाई ऑप्शंस, या फिर इवेल्युएट रिजल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या जाएगा? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज द डिजायर्ड आउटकम, यानी वांछित परिणाम बदले। अब दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल चरणों में से एक नहीं है? तो ये है वांछित परिणाम बदले। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर्स एंड साउंड? निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अक्षरों और ध्वनियों पर आधारित है? इनमें से कौन सा दृष्टिकोण अक्षरों और ध्वनियों पर आधारित है? लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच, नाद विद्या, फोनिक्स, या फिर होल सेंटेंस रीडिंग, पूरा वाक्य पढ़ना, या फिर लुक एंड से, देखो और कहो। बताइए 8 का आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अक्षरों और ध्वनियों पर आधारित है? ठीक है, तो आप देखते पहचान जाएंगे कि अक्षरों और ध्वनियों पर आधारित क्या है यहाँ पर? फोनिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, फोनिक्स। ठीक है, इसको क्या, ये क्या है, एक तरीके से ध्वनियों का अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबव मेंशन टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? यानी निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? किस चीज के लिए एक अच्छा उपकरण नहीं है? निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए। ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड। तो इसमें समानुदेश यानी असाइनमेंट, समानुदेश यानी असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज, मौखिक प्रश्न ओरल क्वेश्चंस, या फिर सत्र परीक्षा सेशन एग्जाम। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त उपकरण नहीं है, किस चीज के लिए? निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो असाइनमेंट है, क्विज है, ओरल क्वेश्चंस है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर? सत्र परीक्षा, सेशन एग्जाम। ठीक है, क्या है ये? सेशन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किससे रिलेट करता है, इनमें बताइए। ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, बाय प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स इन रूरल एरियाज, रूरल स्कूल्स। इसके अलावा कंडक्टिंग यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यानी सार्वभौमिक पंजीकरण कराने के लिए, या फिर सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, यानी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए स्कूल्स में, या फिर बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने से रिलेटेड, टू प्रिवेंट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो इनमें से किस चीज से लेकर संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, बाय प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज इन ऑल स्कूल्स। नेक्स्ट पर चलते हैं आईसीटी पर। ठीक है, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स? ठीक है, इनमें से कौन 1 बिलियन कैरेक्टर्स प्रेजेंट करता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, या फिर टेराबाइट? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गीगाबाइट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, इसमें कोई डाउट वाली सिचुएशन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज, यानी किसी नेटवर्क पर ट्रांसमिशन के लिए डेटा को एनकोडिंग या स्क्रैम्बलिंग के रूप में जाना जाता है। इसको डेटा को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, एन्क्रिप्शन, या फिर डिक्रिप्शन? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एन्क्रिप्शन। ठीक है, एन्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following is not open source software? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, Which of the following is not open source software? इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके अलावा फेडोरा लाइनस, या फिर ओपन ऑफिस, या फिर अपाचे HTTP सर्वर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन ऑफिस। ठीक है, ओपन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको बहुत अच्छे से पता ही है। तो बताइए इसका आंसर इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और कीबोर्ड? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, या फिर कीबोर्ड?
इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी सबसे क्या आ रहा है यहाँ पर, इनपुट प्रिंटर से, ठीक है, स्पीकर भी, मॉनिटर भी, पर ये जो कीबोर्ड है इसमें इसको हम आउटपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं कहेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा एक डिवाइस है जिसको हम इनपुट डिवाइस नहीं कहेंगे। नॉट एन इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर मॉनिटर। इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जिसको हम एक इनपुट डिवाइस नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट जो होता है किस चीज से बना होता है, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 10 बिट्स। क्वेश्चन नंबर सी देखें, 6 देखेंगे, इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 10 बिट्स। इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या रोल होता है, टू प्रोवाइड पावर टू द कंपोनेंट्स, टू मैनेज डेटा स्टोरेज, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स या फिर टू रेंडर ग्राफिक्स फॉर द डिस्प्ले। तो 7 का आंसर बताइए क्या जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या जाएगा, मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर में उसका रोल क्या होता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है ये पूछा गया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स या फिर एक्रोबैट रीडर। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा इनका, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन अ क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। which network which network topology connects all devices in a closed loop configuration, bus topology, ring topology, star topology या फिर mesh topology। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिंग टोपोलॉजी। क्या जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वैन्स यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसके फुल फॉर्म बताइए वैन की, तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वैन्स, वैन्स का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा, encrypting network traffic या separating a physical network into multiple logical networks या फिर translating IP address या फिर managing wireless connections। तो इसका आंसर यहाँ पर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, separating a physical network into multiple logical networks। तो रीजनिंग सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज कर लेंगे। ठीक है, और पॉज करने के बाद आंसर करके फिर आंसर देख लेंगे। 36, 28, देन 24, 22 और इसके बाद का नंबर आपको बताना है क्या रहेगा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। आपको एक सीरीज ढूंढनी है और सीरीज को आगे बढ़ाना है और फिर नंबर सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा नंबर आएगा। तो इसका आंसर ऐसे जाएगा, 36 में से आप 28 को घटाएंगे, उसके बाद 28 में से 24 को, फिर 24 में से 22 को। इस तरीके से आपको एक सीरीज मिलेगी जिसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 21। ठीक है, क्या आएगा, 21। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 7, 9, 13, 21, 37 और आगे क्या नंबर आएगा, सेम सिचुएशन है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, 7 + 2, 7 में आप कितने प्लस करेंगे, जो 9 आएगा 2, फिर 9 में कितने प्लस करेंगे, 13 आएगा, फिर 13 में कितने प्लस करेंगे, 21, फिर 21 के बाद 37, उसके बाद एक सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, उस सीरीज को ही आपको फॉलो करना है। करिए क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से। +2, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 4 आ रहा है, फिर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 8 आ रहा है, 8 के बाद फिर क्या आ रहा है, 21 के बाद फिर आप 37 को काउंट करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है,
इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। 15 आएगा, 16 आएगा, तो उनको आप प्लस करते चले जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? सी, 69। ठीक है, क्या आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर? 69। अगर आप ऐसे करके 37 में क्या प्लस कर रहे हैं? फाइनली 32, तो आपका आ रहा है यहाँ पर 69 आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कोड भाषा में यानी किसी कोड लैंग्वेज में पेल को क्या लिखा जाता है? 2134। अर्थ को लिखा जाता है 41590। तो इसी कोड भाषा में पर्ल को क्या लिखा जाएगा? पॉज करके बताइए आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? पी को यहाँ पर क्या बोला गया है? 2, ए को बोला गया है 1, एल को बोला गया है 3 और एल ई को बोला गया है 4। अब आपको क्या निकालना है? पर्ल। तो पी के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? 2 यूज हुआ है। ई के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ए के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? 1 यूज हुआ है। आर के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पर अर्थ के लिए आर थर्ड नंबर पर ना 5। ठीक है, और फिर अगेन एल के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? थर्ड नंबर पे एल है 3। ठीक है, तो ये सर्च कीजिए आप। 24153 कहाँ पर है? 24153, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फायरवुड जो है वो एक कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको ERIFDWW लिखा गया है। अब बताइए कि फ्रिक्शन को आप क्या लिखेंगे? इसी कोड लैंग्वेज में आप फ्रिक्शन को क्या लिखना पसंद करेंगे? करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर जल्दी से। तो इसका आंसर देखने के लिए आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे? इसके आंसर के लिए हम देखेंगे FIRE। ठीक है, इसको इन्होंने कैसे अरेंज किया है ये वाला देख लेते हैं। F को सबसे नीचे रखा है, E को सबसे ऊपर रखा है, इसके बाद E के बाद उन्होंने R को रखा है और फिर I को रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस पता चल गया है। ऐसे WWD, इनका भी सीक्वेंस कुछ इसी तरीके से है, D। ठीक है, और OOW। ठीक है, ये हमें सीक्वेंस पता चल गया है। तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे? यहाँ पर FRAC, C, उसके बाद फिर A, फिर R आपका और फिर आगे F। ठीक है, और इसके बाद TION, यहाँ पर आ जाएगा T, यहाँ आ जाएगा N, उसके बाद में ये I और फिर NOIT। तो इस हिसाब से ये C और ये D, इसका जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से इसको अरेंज किया है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर आएगा। सी यहाँ पर ए है, CARFNOIT। ठीक है, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यदि सेट को देखा जाए तो ये UGV है, तो ब्रिक का कूट क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसको कोशिश करते हैं ठीक करने की। सेट है और UGV है, TSTUV, EFG और STU। ठीक है, यहाँ पे आएगा T। तो इस तरीके से एक एक छूटा हुआ है बीच में, तो ब्रेक का लगा लो आप BCD, यहाँ पर D से शुरू होगा। ठीक है, RIJ होगा। ठीक है, I डैश, फिर यहाँ पर आंसर आएगा। तो देख लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर T आएगा, RST। ठीक है, RST IJK, उसके बाद आएगा CDE और लास्ट है KLM। तो लगा लीजिए DT कहाँ पर है? ये DTKEM, तो यहाँ पर C वाला बन रहा है इसका आंसर। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको टाइमिंग का भी वहां पर ठीक से ध्यान रखना है। ब्रेक का भी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक ही छोड़ के है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख लीजिए, उसमें से AEI हटा दीजिए और फिर बाईं ओर से 11वां अक्षर देखिए, काउंट करके कौन सा बैठता है। देखिए जल्दी से क्वेश्चन अपना। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P। ठीक है, P जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको ऑड वाला देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है। टावर है, सीड्स है, लीफ है, फ्लावर है। टावर मतलब टावर और सीड मतलब बीज, लीफ मतलब पत्ता और फ्लावर मतलब फूल। तो इनमें से कौन सा अलग है? ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ये है टावर। ठीक है, टावर जो है वो बिल्कुल अलग है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं।
ये आपको कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर नीचे बताना है क्या रहेगा। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिए और फिर आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका आंसर मैं आपको करा देती हूँ, क्या है ये आपका मल्टीप्लाई 6 16 2 6, ठीक है। ये बना आपका 16 और इनको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर 2 6, ये आ गया। अब दूसरे वाला देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9 7 4, ये कैसे आया। ये हमने पहले वाले नंबर को ऐसे किया हुआ है, ये आ गया आपका 9 और 7 4 को फिर एक साथ लिख दो। अब थर्ड वाला आपको बनाना है 5 6 8, इसको बनाना है आपको, ठीक है। तो अब बनाने के लिए क्या करेंगे, अब वन सेकेंड वही चीज करेंगे। 10 आ गया आपका नहीं, आपका 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 6 8 आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 5 6 8, ठीक है। तो इसमें इन क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से सीरीज बनानी होती है, बस आपको 2 5 6 8। नेक्स्ट है आपका, मेरे 6 सहकर्मी इस सामूहिक फोटोग्राफ में प्रथम श्रेणी में बैठे हैं, आगे बैठे हुए हैं, जिसमें नाम क्या है, कृष्णा कुमार के बाई और है, कृष्णा कुमार के बाई और है और सामी के दाई और है, वाणी शीला और कुमार के बीच में है। आपको बताना है सरोज कहाँ पर है, ठीक है। आपको क्या बताना है, सरोज कहाँ पर है। तो पॉज कीजिए वीडियो और आंसर निकालिए और फिर मैच कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसमें क्या है, आपको क्या बोला गया है, कृष्णा बोला गया है, कृष्णा, ठीक है। कृष्णा जो है कुमार के बाईं ओर है, कृष्णा कहाँ है, कुमार के बाईं ओर, तो ऑब्वियस सी बात है कुमार यहाँ होगा, कुमार का बाया तो ये हुआ ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, और सामी के दाईं ओर है, इसके बाद कृष्णा को बोला गया सामी के दाईं ओर है, दाईं ओर यानी ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा सामी, ठीक है। तो ये सामी हो गया, कृष्णा हो गया, उसके बाद कुमार हो गया। अब क्या बोला गया है, वाणी शीला और कुमार के बीच में है। कुमार हमें शीला वाणी के बारे में पता नहीं है, हमें पता है सिर्फ कुमार के बारे में, ये रहा कुमार। तो वीणा जो है वो शीला और कुमार के बीच में है, इसका मतलब वाणी को यहाँ बैठना है और वाणी बीच में है तो यहाँ पर शीला होगा, ठीक है। आपको होनी चाहिए सरोज, तो यहाँ पर होगी सरोज। तो आपसे पूछा गया है कि सरोज कहाँ बैठी है, तो सरोज कहाँ बैठी है, सामी के दाईं ओर बैठी है, या फिर सामी और कृष्णा के बीच में बैठी है, सामी के बाईं ओर बैठी है, वीणा और शीला के बीच में बैठी है। बताइए अब इसकी लोकेशन क्या है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामी के बाईं ओर, ठीक है। सामी के बाईं ओर, ये इसका राइट हो गया, ये सामी का लेफ्ट हो गया, ठीक है। बाईं मतलब लेफ्ट, तो सरोज यहाँ पर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आ रहा है आपको। रीजनिंग का मुझे नहीं पता आपको ठीक से बता पा रही हूँ कि नहीं, बट इसको थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। तो सामी के बाईं ओर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, यदि फन को डीएसएल की तरह कोट किया जाए तो होटल को किस तरह से कोट किया जाएगा, ठीक है। फन को क्या बोला है, डीएसएल, ठीक है, और होटल को क्या बोला जाएगा। तो इनके बीच में डिफरेंसेस देखिए और बताइए आंसर क्या रहेगा। एफ और डी में डिफरेंस देख रहे हैं आप, डी ई एफ, ठीक है। और ये क्या है, एस, एस टी यू वी एल एम एन, ठीक है। डीएसएल और एफ यू एन, इनमें आपको डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरीके से -2 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। उसके बाद हम देखेंगे एस टी यू, ठीक है, और एल एम एन। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका, एफ जी एच, इसके अलावा एम एन ओ आर, ठीक है, आर बनेगा, सी बनेगा, डी ई और जे के एल, ठीक है। डिफरेंस हमने यहाँ पर इस तरीके से देख लिया है। तो एफ एम आर सी जे, ये इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, एफ एम आर सी जे, एफ एम आर सी जे। तो ये आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस थे। अगली बार रीजनिंग क्वेश्चंस में हम पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें कि मैंने कोशिश की थी थोड़ी सी कि आपको आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए इस चीज को लेके, क्योंकि एग्जाम तो आने वाला है ही आपका जल्दी ही। आप मुश्किल से 15 दिन आपके पास नहीं है, आप, ठीक है, लगभग 14 डेज है और आपका जल्दी ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट और चाहिए, थोड़ा सा लेवल और इम्प्रूव करके, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर भी मेंशन कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।